मैं कुमार रणविजय। इतिहास को कैसे समझे मैं आया हूँ, मतलब अब इतिहास को किस तरह हम समझ सकते हैं इससे पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इतिहास की जो भी मानक पुस्तकें हैं, जैसे प्राचीन भारत का डी.एन. झा, मध्यकालीन भारत में सतीश चंद्र, आधुनिक भारत में शेखर बंदोपाध्याय और बिपिन चंद्र, सबका स्टेप बाय स्टेप मैं सीरीज शुरू करूँगा। तो आ जाता हूँ फिर से इतिहास को कैसे समझें। तो जिसके पहले जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, इसलिए अब मैं आता हूँ जो क्या क्या, कब और कहाँ। ये 3 टूल्स भी आपको बहुत मदद करेगा इतिहास समझने में। इतिहास हमको समझना है, याद नहीं करना है। समझ सकती है हमें इतिहास में बारे में, तो ये सब आपको मदद करेगा। तो ठीक है, हम पहले क्या क्या, कब और कहाँ को एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं। तो उदाहरण के लिए देखिए, प्राचीन भारत से हम लेते हैं ऋग्वैदिक काल को। और उसमें क्या क्या हुआ तो सभी लोग जानते हैं। क्या एक पॉइंट में लिख भी सकते हैं कि पशु का बहुत ज़्यादा महत्व था। कृषि धंधा जो है, कृषि नगण्य था उसमें। भौतिक जो है पशु चरण का बहुत ज़्यादा महत्व था। ये आप समझ सकते हैं आराम से, उदाहरण के लिए। उसके बाद क्या है जो कब हुआ, तो ऋग्वैदिक काल का आप निर्धारण जानते हैं, लगभग 1500 ईसा पूर्व। ये जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अब कहाँ हुआ, तो भूगोल, ऋग्वैदिक लोगों की गतिविधि कहाँ थी, गतिविधियों के केंद्र कहाँ था, ये सब लोग सब समझते हैं, आप लोग भी जानते हैं। अगर इसको हम इस तरह विभाजित करके पढ़ेंगे तो हमको विश्लेषण करने में, इतिहास को समझने में आसानी होगी। हमें याद नहीं करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, जो हम याद करना शुरू कर देते हैं। इतिहास में हमें समझ स्पष्ट करनी है। अब एक और उदाहरण लेते हैं उत्तर वैदिक काल का। तो उत्तर वैदिक काल में जो है, अब वहाँ भी देख लेते हैं क्या क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि लोहे की तकनीक की जानकारी उस समय हुई। कृषि का विकास होना शुरू हुआ। कृषि के साथ अन्य शिल्पों का भी विकास होना शुरू हुआ। तो इस तरह आप उसके बारे में जानते हैं। कब, वो भी हम लोग जानते हैं। और कहाँ, उत्तर वैदिक लोग की गतिविधि का केंद्र कहाँ था, वो सभी लोग जानते हैं। तो इस सब को अगर आपस में हम इस तरह टुकड़ों में बांट कर पढ़ेंगे तो हमको इतिहास समझने में आसानी होगी। इससे पहले मैं बता चुका हूँ, क्यों कोई घटना घटी तो क्यों, क्या क्या है ना, कब, कहाँ, कौन कौन प्रभाव, इन सब टुकड़ों में अगर हम विभाजित करके पढ़ेंगे इतिहास को, तो इतिहास समझने में आसानी होगा, इंटरलिंकिंग करने में आसानी होगी। चलिए, अब इस उदाहरण को हम लोग अब आधुनिक भारत में चलते हैं। अब स्वदेशी आंदोलन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अब स्वदेशी आंदोलन में क्या क्या हुआ, तो बहिष्कार का बहुत प्रमुख मुद्दा था। तो इस तरह हम अब कब हुआ स्वदेशी आंदोलन, सभी लोग जानते हैं। कहाँ हुआ, तो आप सभी लोग जानते हैं। इससे क्या होगा, उस स्वदेशी आंदोलन को अगर हम विभाजित कर लेंगे इस तरह, या स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। इससे क्या होगा, हमें समझने में आसानी होती है। इतिहास को समझने में स्पष्टता मिलती है। इससे क्या होगा, हमको इतिहास में हमारी रुचि जगेगी, हम याद नहीं करेंगे इतिहास को। अब मान ले चलते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में मैंने मतलब शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन, उसमें देख लीजिए क्या क्या हुआ। सभी लोग जानते हैं बहिष्कार को, बहुत वहाँ भी एक मुद्दा बनाया गया था। वकीलों ने बहिष्कार किया था, छात्रों ने बहिष्कार किया था। अब उसमें क्या, कब हुआ, सारे लोग जानते हैं असहयोग आंदोलन कब हुआ। ये देखने में आसान लग रहा है, लेकिन आपको इतिहास के विश्लेषण में बहुत ज़्यादा मददगार होगा आपको। अब देखते हैं कहाँ हुआ, मतलब वहाँ तो कई जगह हुआ था, तो वहाँ कहाँ हुआ। इससे क्या होगा कि हम इतिहास को समझ सकते हैं। अब मान लीजिए स्वराज पार्टी का ही उदाहरण लेते हैं। अब क्या क्या हुआ, आप सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने मतलब विधानसभा में नौकरशाही को बेनकाब किया। तो इस तरह क्या हुआ, जो मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रचनात्मक कार्यक्रम, चुनाव कार्यक्रम क्यों अपनाया गया, ये भी आप क्लियर कंसेप्ट लिखा हुआ है, विपिन चंद्र लिखा हुआ सब कुछ है, लेकिन आप करते भी उसी तरह हैं, लेकिन आप उसको समझते नहीं हैं। हम सभी लोग उसी तरह करते हैं, लेकिन हम समझते नहीं हैं। अब इतिहास को समझना है, तो इतिहास को समझने का ये सब टूल्स है। इससे इतिहास को समझने में आपको आसानी होगी। आप स्वराज पार्टी कहीं लीजिए, आप उन्होंने चुनाव कार्यक्रम में क्यों भाग लेना चाह रही थी, तो उसका भी क्यों था। गांधी जी चुनाव कार्यक्रम में क्यों नहीं
भाग लेना चाह रहे थे उस समय, उसके पीछे भी क्यों लिखा हुआ है विपिन चंद्र, सब कुछ लिखा होता है, लेकिन हम उसको समझना नहीं चाहते हैं। अगर इतिहास को इन सब ऐसे हम विभाजित कर लेंगे तो इतिहास को समझने में आसानी होगी। अब भारत छोड़ो आंदोलन क्या क्या हुआ वो भी सोच सकते हैं। सारा मामला आपके सामने स्पष्ट है, कब हुआ ये भी स्पष्ट है, कहाँ हुआ ये भी स्पष्ट है। इससे क्या हुआ कि आपको इतिहास समझने में एक आसानी होगी। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि क्यों का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है इतिहास में, क्यों के बारे में बता चुका हूँ आपको, प्रभाव के बारे में बता चुका हूँ। किसी घटना का प्रभाव होता है, प्रभाव होता है तत्कालीन प्रभाव और दीर्घकालीन प्रभाव होता है किसी भी घटना का। कोई घटना कब घटी इससे भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कहाँ घटी इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्या क्या इस घटना के दौरान हुआ इससे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इससे क्या होगा कि आपको इतिहास समझने में आसानी होगी। इतिहास हमको याद नहीं करना पड़ेगा, है ना। आपको इतिहास हमको याद करने में आसानी नहीं होगा, आसानी हो मतलब इस तरह अगर आप कम्प्लेक्सिटी में पढ़ेंगे, सिर्फ इतिहास जाने घटना है तो उससे मामला फंसेगा। अगर इन सब टूल्स की मदद लेंगे तो हमको इतिहास समझने में आसानी होगी। इतना ही आज, धन्यवाद।